गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम पहले स्टडी कर चुके हैं कंटिन्यूटी के बहुत से टॉपिक्स के बारे में, आज हम एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करेंगे कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये कहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाता है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी दिखाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है वो कुछ एक पॉइंट्स यानी कि कुछ एक वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूटी भी रखता है और कुछ एक वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूटी भी रखता है। इसका जो ग्राफ होता है वो एक रेगुलर नहीं बनता है, इसका ग्राफ है वो ब्रेक होता है, जिस वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस माना गया है। तो यहाँ पे हम बातचीत करेंगे दोनों पहलुओं पे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कहाँ पे कंटिन्यूटी और कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी रखते हैं। फिर इसके ऊपर एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस यानी एक प्रॉब्लम अराइज होती है हमारे पास। जैसे देखिए हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि शो दैट द फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज अ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर हमें इसको डिसकंटिन्यूअस दिखाना है और ये किसको डिनोट करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने से पहले हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में कि ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे कंटिन्यूअस रहता है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। इसकी कंटिन्यूटी और इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम बात करेंगे। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में हम इस टॉपिक को उठाते हैं। तो सबसे पहले हम फंक्शन लेते हैं लेट fx इक्वल टू, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर को अलग से सोल्व करेंगे, उसके बाद x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ से अज्यूम करते हैं लेट fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। तो इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइन होता है। यहाँ से आप ऑल रियल नंबर्स पे इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन है। अब ऑल रियल नंबर्स में कुछ वैल्यूज इंटीग्रल होती हैं और कुछ वैल्यूज होती हैं वो नॉन इंटीग्रल होती हैं। ऑल रियल नंबर्स होते हैं, इसमें कुछ वैल्यू होती हैं वो इंटीग्रल वैल्यू होती हैं और कुछ वैल्यू होती हैं वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती हैं। यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं ऑल रियल नंबर्स में, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के कि एक तो हम इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें और एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें। तो सबसे पहले हम इंटीग्रल वैल्यू पे बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू लेट ए वैल्यू c belongs to इंटीग्रल, यानी कि ये भी कह सकते हैं डोमेन ऑफ fx, यानी कि हमारे पास कोई c है वो कहां बिलोंग करती है? इंटीग्रल वैल्यू होगी जो कि डोमेन ऑफ f में बिलोंग करेगी, विच इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, और इंटीग्रल वैल्यू होगी यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी दिखाता है या नहीं दिखाता है इंटीग्रल वैल्यू पे कंटिन्यूटी। इंटीग्रल का मतलब होता है हमारे जो इंटीजर होते हैं उनके ऊपर इंटीजर्स। देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं एलएचएल के लिए। सबसे पहले हम एलएचएल फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो x अप्रोचेस टू हमारी लिमिट हो जाएगी c माइनस फंक्शन हमें यही लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारी लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c माइनस h। ये हमने कैसे लिखा? यहाँ पे हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू c माइनस h वेयर c अप्रोचेस टू 0। हम इसको पुट करेंगे उसके बाद ये लिखेंगे। अब देखिए c माइनस h का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है और यहाँ पे c क्या है? व्हाट इज c? c एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। अब देखिए मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा आपको। अगर हमारे पास कोई c इंटीजर है, कोई भी c इंटीजर है, जैसे इंटीजर मान लिया मैंने 2 है और 2 में से मैं लेस करता हूं h। h क्या होता है? h इज नियरेस्ट टू 0। अब 2 में से मैं कुछ लेस करता हूं, h का मान होता है वो 0 के नजदीक होता है। 0 हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं, 0 नहीं होता है। तो 2 में से मैं अगर कुछ लेस करता हूं, जैसे 2 में से मैंने h लेस कर दिया और अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूं तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से 2 में से h लेस किया यानी अप्रोक्सीमेट मैं h की वैल्यू 0.1 ले लेता हूं तो 2 माइनस 0.1 यानी कि मेरे पास 0.9 बचेगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हम क्या ले लेते हैं? सॉरी यहाँ पे 1.9।
2 माइनस 0.1 हो जाएगा 1.9 और यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास c की वैल्यू है वो बहुत सारे इंटीजर्स बनेंगे। जो c की वैल्यू है वो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। इसके अलावा जैसे मैंने c की वैल्यू 10 ले ली, 10 माइनस में h करता हूँ, h होता है वो 0 के नजदीक होता है, यानी 0 के नजदीक मैंने 0.1 ले लिया मान लीजिए, और इसको लेस करते हैं तो 0. यहाँ पे 9.9 बनेगा और 9.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 9। अब देखिए यहाँ से हम क्या रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि जब मैंने 2 लिया है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया है, इट मींस 1 क्वांटिटी कम है। यहाँ पे मैंने 10 लिया है, c का मान 10 लिया है, तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया है 9 आया है। कहने का मतलब ये होगा जब भी हम किसी इंटीग्रल वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं और h की वैल्यू पुट करते हैं 0.1 के समथिंग, तो वहां से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आता है वो c की वैल्यू से एक कम आता है। c की वैल्यू मैंने यहाँ 2 पुट की तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आया, c की वैल्यू मैंने 10 पुट की तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आया, मीन्स एक कम। हम नेगेटिव इंटीजर अगर पुट करते हैं तो वहां पे भी हमें ऐसा देखने को मिलेगा, एक कदम हम पीछे खिसक जाएंगे, यानी एक नंबर हम पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक नंबर पीछे, यहाँ पे भी एक नंबर पीछे। देयरफॉर मैं इसको जनरली में अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ जनरली वे में, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा c माइनस h का, वो एक कम लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू c माइनस 1, c से एक कम। c की वैल्यू यहाँ 2 ली मैंने तो 1 आया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, c की वैल्यू 10 ली तो यहाँ 9 आया। देयरफॉर हम c की वैल्यू बहुत से इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स को पुट करके नहीं दिखा सकते, तो जनरल वे में मैं इसको कहूंगा c माइनस 1। इसी तरह से अब हम बात करते हैं RHL के बारे में, दैट इज RHL की बात करते हैं तो हमारे पास हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस और हमारा फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। इसको मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहां आ जाएगा c प्लस h। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, x की जगह पे मैंने c प्लस h से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह पुट करेंगे हम, जैसे कि x बराबर c माइनस h किया था तो यहां पुट करेंगे हम x बराबर c प्लस h और h अप्रोचेस टू 0 रहेगा, और उसके बाद x की जगह पे हमने c प्लस h रख दिया। अब इसके बाद में देखिए h अप्रोचेस टू 0 और c प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब की बार आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करनी है c और उसमें h को जोड़ना है, h को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने तो सब्ट्रैक्ट किया था, अब की बार ऐड करेंगे। ऐड करते हैं तो देखिए हमें क्या आउटपुट मिलेगा। ऐड करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे 2 था, 2 में हमने h सब्ट्रैक्ट किया था, अब की बार ऐड करेंगे तो 2 प्लस h लिखा जाएगा, और 2 प्लस h लिखेंगे तो उसमें यहाँ पे 2 प्लस 0.1 2 प्लस 0.1 हो जाएगा, और 2 प्लस 0.1 करें तो वो आपके पास 2.1 बन जाएगा, और 2.1 का फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो वो 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये बात देखिए, मैं यहां समझाता हूं आपको। अगर c की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूं और उसमें h ऐड करता हूं तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस में 0.1 और यहाँ पे आ जाएगा 2.1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2.1 से छोटी वैल्यू और जो पूर्ण वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यहाँ पे हमें इस 2.1 से छोटी वैल्यू और पूर्ण वैल्यू देखनी होती है। एक स्मॉलेस्ट इंटीजर भी होता है, उसमें हमें फिर उससे बड़ी वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू देखें तो कितनी हो जाएगी आपके पास 2 हो जाएगी। आप c का मान जैसे 10 लेते हो तो 10 में x जोड़ दोगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जैसे x का मान मैं ले लेंगे 0.1 तो ये आपके पास हो जाएगा 10.1 और दैट इज इक्वल टू 10। इट मीन्स यहाँ से क्या रिजल्ट आता है कि अगर आप c की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर ले रहे हो, जैसे 2 ले रहे हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ से 2 आ रहा है, 10 ले रहे हो तो 10 आ रहा है, तो यहाँ से हम जर्नल वे में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू c। और हमने देखा यहाँ पे कि LHL में हमारे पास क्या आउटपुट आया था c माइनस 1 और RHL में हमारे पास आया है c, तो हम कह सकते हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस होगा किसके ऊपर होगा, एट ए वैल्यू c इज इंटीग्रल। अगर इंटीजर पॉइंट की बात करें हम तो वहां पे फंक्शन कैसा रहेगा, ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। अब हम बात करते हैं नॉन इंटीग्रल पॉइंट के ऊपर कि नॉन इंटीग्रल पे ये हमें कंटिन्यूटी देता है या नहीं देता है। देखिए नॉन इंटीग्रल पे
नॉन इंटीग्रल के ऊपर बात करते हैं तो हम यहां लिखते हैं C is belong to डोमेन ऑफ फंक्शन f, लेकिन ये कौन सा पॉइंट रहेगा आपका, नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल मीन्स होते हैं हमारे पास, नॉन इंटीग्रल का मतलब होता है जो पॉइंट्स में होते हैं, जो पॉइंट्स में होते हैं, जैसे 2.3, 1.3, 0.9, -0.3, चाहे वो नेगेटिव के हो चाहे वो पॉजिटिव के हो, तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट जो हमारे पॉइंट में होते हैं। तो यहाँ पे अब हम फंक्शन वही लेंगे, f(x) इक्वल टू हमारा हो जाएगा मोड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और अब हम LHS निकालते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस फंक्शन हमारा यही रहेगा, पुट करेंगे हम, पुट करने पे हमारे लिमिट हो जाएगी h अप्रोचिंग टू 0, और यहाँ पे x की जगह पे c माइनस h। अब की बात जो c है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू को। नॉन इंटीग्रल वैल्यू का मतलब हुआ यहाँ पे आपके पास पॉइंट में वैल्यू। अब कोई भी आप पॉइंट में वैल्यू लीजिए, कोई भी पॉइंट में वैल्यू लीजिए और यहाँ पे पुट करेंगे हम, और वहां से क्या आउटपुट मिलता है हमें वो देखना है। तो एग्जांपल के तौर पे हम पॉइंट में वैल्यू कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने c की वैल्यू ले ली यहाँ पे 5.9 ले ली मैंने, और इसमें मैं x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, x का मतलब 0.1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखिए x की वैल्यू होते हैं वो 0.1 मैंने ले रखी है, हो सकता है x की वैल्यू 0.0001 हो सकता है x की वैल्यू 0.001 हो, यानी कि ये 0 के नजदीक होता है, नियरेस्ट टू 0 ले सकते हैं हम। तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा बड़ी ले ली इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 5.9 में से मैं लेस करता हूँ 0.1, तो यहाँ पे 5.8 हो जाता है, और 5.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू, आप पॉइंट में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा मैं ले लेता हूँ 0.4 या 0.5, 0.5 ले लिया, इसमें से मैंने 0.1 लेस किया, और यहाँ से आ जाएगा 0.4, और यहाँ से फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, यानी कि जो पॉइंट में होती है उस वैल्यू को लेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास 5.9 है, उसमें से हमने h कम किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 5 वैल्यू आई है, ठीक है। उस 5.9 से कम होके आई है, ध्यान से देखिए, कम होके आई है। 0.5 था हमारे पास, उसमें से हमने h को लेस किया तो अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर करने के बाद 0 आया है। इट मींस कुछ कम होके आ रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू c में से हम कुछ कम कर रहे हैं, c में से कुछ कम कर रहे हैं तो हम बैक साइड में चले जाएंगे। c में से कुछ कम कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए c माइनस 1, दैट इज इक्वल टू c माइनस 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि RHL में, ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, RHL की बात करते हैं हम। RHL की बात करेंगे यहाँ पे हम, दैट इज इक्वल टू RHL में हम बात करेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, और हमारा फंक्शन हो जाएगा x। तो यहां से देखिए हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद h अप्रोचेस टू 0, और यहां आ जाएगा c प्लस h। अब देखिए हम c प्लस h यानी c में कुछ जोड़ते हैं। c क्या है हमारे पास, c कोई भी हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, c हमारे पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू कोई भी पॉइंट की। अब पॉइंट की वैल्यू में हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे 5.9 है तो इसमें हम यहाँ पे इसके समथिंग वैल्यू कुछ ऐड करेंगे, समथिंग वैल्यू 5.9 में हम कुछ ऐड करेंगे, 0.01 ऐड किया मैंने, तो यहां से हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर जो बनेगा वो 5 ही बन के आएगा। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये 0.6 हो गया, और 0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हम क्या लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास जो वैल्यू आई है वो एक कम होके आ रही है, तो हम कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू c माइनस 1। और c माइनस 1 देखिए यहाँ भी दोनों साइड इक्वल है, जब दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है, LHL इक्वल टू RHL, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूटी को ये अप्रोच करेगा।
ये फंक्शन है, ये कंटिन्यूटी को अप्रोच करेगा। और अगर आप बात करें एफ ऑफ एक्स के बारे में, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी आप चेक कर सकते हो। एफ ऑफ एक्स यहाँ पे नॉन इंटीग्रल वैल्यू अगर आप रखोगे तो वो भी हमारे पास c-1 के रूप में मिलेगी, और वो आपके पास एक कंटिन्यूटी के लिए कन्वर्ज करेगा। अब देखिए हम इस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। यदि x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिस्कस करना था पहले, तो वो हमने डिस्कस किया है दो रूप में, एक इंटीग्रल और एक नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल रूप में ये डिसकंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीग्रल के रूप में देखते हैं तो। और यहाँ पे LHL इक्वल्स टू RHL होती है हमारी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल्स टू f ऑफ x एट C, और C कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ पे नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स को बिलोंग करता है। तो यहाँ इस आउटपुट से हम क्या कहेंगे, इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन कहाँ होता है, इंटीग्रल पॉइंट पे। और यहाँ पे हमें जो बात करनी है वो इंटीग्रल के ऊपर ही बात करनी है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस। जब ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो x के बारे में बताना चाहिए, तो x तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था x के बारे में। x तो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये कंटिन्यूअस होता है हर जगह पे, लेकिन यहां पर बात करेंगे तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। x तो हमारे पास कंटिन्यूअस है, जो x है ये तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, x कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। जब एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, और उन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन आए या एडिशन आए तो वहां पे ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो डिसकंटिन्यूअस ही रहता है। यदि हमारे पास दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो, अगर ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस है ये वाला भी कंटिन्यूअस है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो तो वो कंटिन्यूअस बनता है। तो यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, ये लिखना होगा हमें कि लेट x इज इक्वल टू hx रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू fx रिप्रेजेंट हमने जो किया है। अब हम लिखेंगे fx तो डिसकंटिन्यूअस होता है और hx है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। इस तरह हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा फॉर ऑल ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। Next problem is that discuss the continuity of the following functions. Is first part is sin x plus में cos x, second part हमारा है mod of cos x। तो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में कि कहाँ कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी रहती है उसमें। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक कंपोजिट फंक्शंस के रूप में बात करने जा रहे हैं कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कंपोजिट जो फंक्शन होते हैं वो भी कंटिन्यूस होते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) है दूसरा g(x) है, तो दोनों का मर्ज करके जो कंपोजिट फंक्शन बना जाता है वो कंटिन्यूस रहता है यदि f(x) और g(x) दोनों कंटिन्यूस हैं तो यहाँ पे हम उसी को आगे लेके चलते हैं। देखिए, और एक उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी और बताई गई थी। अगर हमारे पास एक फंक्शन f(x) है दूसरा फंक्शन g(x) है, f(x) कंटिन्यूस है g(x) भी कंटिन्यूस है, इनके डोमेन में कंटिन्यूस रहते हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं f(x) और g(x) को तो भी वो कंटिन्यूस रहता है कॉमन डोमेन में। उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी कंटिन्यूस रहता है, डिवाइड करते हैं तो भी कंटिन्यूस रहता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी कंटिन्यूस रहता है, उनकी डोमेन में कॉमन डोमेन में कंटिन्यूस रहते हैं वो। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं। ये देखिए, पहले फर्स्ट पार्ट हमारे पास जो दिया है वो sin x जमा cos x है। तो यहाँ पे हम sin x और cos x को दोनों को अलग अलग फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट f(x) इक्वल टू sin x प्लस cos x। पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब sin x को मैं लिख लेता हूं कि ये हमारे पास एक hx है और ये cos x है, ये हमारे पास gx है। तो लेट sin x इज hx या लेट hx इज इक्वल टू sin x। तो यहां पे हम लिखेंगे कि hx इज साइन फंक्शन
विच इज कंटिन्यूअस, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये कंटिन्यूअस होता है। कहां होता है कंटिन्यूअस? फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस रहता है। इसी तरह से हम कहेंगे कि gx इज कंटिन्यूअस, gx इज कोसाइन फंक्शन, gx इज ए कोसाइन फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, ये कहां कंटिन्यूअस होता है? फॉर ऑल ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि जो साइन एक्स है उसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होती है, cos x है उसकी जो डोमेन है वो भी ऑल रियल नंबर्स होती है। तो सभी रियल नंबर्स पे sin x फंक्शन होता है कंटिन्यूअस, सभी रियल नंबर्स पे कोसाइन फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस। तो इन दोनों का जो एडिशन होता है, दोनों का सम होता है, वो भी कंटिन्यूअस होता है, कॉमन डोमेन में होगा। तो हम कह सकते हैं वी नो दैट, हम यहां लिख सकते हैं इफ two functions are continuous then their sum is also continuous. Two functions are continuous then their sum is also continuous. या the sum of two continuous function, ये लिख सकते हैं हम यहां पे, the sum of two continuous function always be continuous, ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो यहां से हम कह सकते हैं इसलिए एच एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एच एक्स और जी एक्स को हम ऐड करेंगे, यानी एच एक्स हमारे पास साइन फंक्शन है और जी एक्स हमारे पास कोसाइन फंक्शन, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे पास एफ एक्स बन जाएगा। और एफ एक्स बन जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो कंटिन्यूअस है। Therefore हम कह सकते हैं कि fx is also continuous। अब fx भी कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन कहां कंटिन्यूअस होगा fx? इन दोनों की कॉमन डोमेन में। अब sin x की डोमेन ऑल रियल नंबर, cos x की डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती है, तो दोनों का कॉमन ले तो वो भी क्या आएगा? ऑल रियल नंबर आएगा। Therefore fx is also continuous in real numbers, ऑल रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सिंपल हमारे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट होगा ये कंपोजिट फंक्शन के रूप में हमारे पास है। कंपोजिट फंक्शन के रूप में है तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से दो फंक्शन अज्यूम करने पड़ेंगे जो कि मर्ज करने पे मोड ऑफ cos x को कन्वर्ज करे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ cos x। अब यहाँ पे हम मोड ऑफ cos x को दो पार्ट्स में अज्यूम करते हैं और हमें पार्ट्स इस तरह से लेने हैं ताकि मर्ज करने पे मोड ऑफ cos x बनाया जा सके। लेट एच एक्स इक्वल टू cos x एंड जी एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x, दो पार्ट हमने ले लिए। अब cos x है, इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर। मोड ऑफ x की डोमेन होती है वो भी ऑल रियल नंबर्स होती है। रेंज होती है वो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स रहती है, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है cos x की। अब एच एक्स है वो एक कोसाइन फंक्शन है, एच एक्स इज कोसाइन फंक्शन, ये हम पहले भी बता चुके हैं। कोसाइन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रहता है। कहां रहेगा कंटिन्यूअस? फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सभी रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस रहता है। इसी तरह से हम gx के बारे में बताना चाहें, gx इज मॉडुलस फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस फॉर, अब ये कहां पे कंटिन्यूअस रहता है? इसकी डोमेन में, तो डोमेन ऑल रियल नंबर है, फॉर ऑल रियल नंबर, ये भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर में। अब देखिए gx जो फंक्शन है वो हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को भी हम कंटिन्यूअस प्रूव करके आए हैं पीछे। अब देखिए hx है वो कोसाइन फंक्शन, gx है वो मॉडुलस फंक्शन है, दोनों ही कंटिन्यूअस है और दोनों कंटिन्यूअस तो इनका कंपोजिट जो फंक्शन बन के आएगा वो भी कंटिन्यूअस रहेगा। तो हम यहाँ पे इन दोनों कंपोजिट फंक्शन बनाना चाहेंगे तो कंपोजिट यहाँ से hx और gx की हेल्प से दो कंपोजिट फंक्शन बनाए जा सकते हैं, h और g और g और h।
अब इन दोनों की एग्जिस्टेंस भी होती है कि HOG कब एग्जिस्ट करता है और GOH कब एग्जिस्ट करता है। इनकी डिटेल हम फर्स्ट चैप्टर में बातचीत करेंगे डिटेल के बारे में कि कब एग्जिस्टेंस होती है। इनमें डोमेन और रेंज में एक संबंध होता है, तभी एग्जिस्टेंस इसमें होती है। वो ज्यादा हम डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डीपली वहां पे जाना पड़ेगा और वो फिर फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इन दोनों की HOG और GOH निकाल के देखना है। HOG और GOH में से कोई ना कोई एक फंक्शन यहाँ पे बन के आएगा मोड ऑफ कोसेक्स। तो पहले हम HOG निकालते हैं। HOG क्या आता है देखिए, HOG फंक्शन देखिए, HOG देखिए यहाँ पे हमारे पास ये होता है H of gx, H of gx यानी H of gx, gx की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x। अब h फंक्शन में आपको x की जगह पे मोड x रखना है। h फंक्शन में x की जगह मोड x रखना है। h फंक्शन ये है, इसमें x की जगह मोड x रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका cos ऑफ मोड x, cos ऑफ मोड x। लेकिन cos ऑफ मोड x वो तो आपके पास नहीं है, हमारे पास तो मोड ऑफ cos x है, तो इसलिए आपका HOG फंक्शन है वो यहाँ पे नहीं बनेगा, ये आपको एग्जिस्ट नहीं करना है। यहाँ हमें GOH वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये हमें एग्जिस्ट नहीं करना है, यहाँ पे GOH की वैल्यू निकालनी है। और इसके लिए हम सोल्व करते हैं तो G of Hx की वैल्यू कितनी है, cos x। अब इसके बाद G फंक्शन में x की जगह cos x रिप्लेस कीजिए। इसका मीनिंग ये होगा, G of cos x का मीनिंग क्या होगा, G फंक्शन में x की जगह पे cos x रखना है, तो G फंक्शन में x की जगह cos x रखेंगे, G फंक्शन में x की जगह cos x रखते हैं तो हमें मिलता है मोड ऑफ cos x। और मोड ऑफ cos x होता है किसके इक्वल होता है, आपके पास fx के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं GOH इक्वल्स टू GOHX इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाता है, fx बन जाता है। अब हम जानते हैं कि GOH है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है कंटिन्यूअस, क्योंकि GOH एक कंपोजिट फंक्शन है। किसका कंपोजिट है, HX और GX का, दोनों का कंपोजिट फंक्शन है GOH, और वो कंटिन्यूअस होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर fx इज आल्सो कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस कहां होता है, इसकी कॉमन डोमेन के अंदर फॉर ऑल रियल नंबर्स के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।